हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7वीं क्लास की हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम 6ठी क्लास की हिस्ट्री के सारे चैप्टर हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे जो वीडियो है तो आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखिए, आप ये देखिए मैप दे रखा है। जो मैप दे रखा है, इस मानचित्र को 12वीं सदी का जो भूगोलवेत्ता थे अल अदीसी, इन्होंने बनाया था, ठीक है। और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो इन्होंने राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, जो भी कुछ इन्होंने लिखा हुआ है उसको इन्होंने उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसे अल अदीसी ने बनाया था 1154 में। यहाँ जो नक्शा दिया गया है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। और ये जो मानचित्र है ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, ठीक है। और मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदीसी ने नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ पर हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए हैं। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश। देखिए, एक वो वाला मैप था, एक ये सेकंड वाला मैप है। इस मैप में देखो, इसमें तो श्रीलंका ही दिखा रखा है, लेकिन जो ऊपर वाला मैप है उसमें श्रीलंका कहीं और ही दिखा रखा है, ठीक है। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में काफ़ी सूचनाएं बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। यानी कि जो ये मैप है, इस मैप का उपयोग जो यूरोप के जो व्यापारी थे, जो समुद्र के रास्ते अपना व्यापार करते थे, वो इस मैप का उपयोग करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं नई और पुरानी शब्दावली, ठीक है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था, ठीक है। यानी कि जो मिनहाज ए सिराज ने सिर्फ जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसमें भारत के सिर्फ 2 ही राज्य लिए थे। कौन कौन से? पंजाब और हरियाणा। और दूसरा आपका जो गंगा और यमुना के बीच में जो भी एरिया आता था उसको सिर्फ उसने हिंदुस्तान शब्द नाम का प्रयोग किया था, ठीक है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। और अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो उसने सिर्फ उन्हीं इलाकों को लिया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द का दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो,
और मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। आप भी खुद देख लीजिए, आज भी हम विदेशी किसको कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति हमारे देश का नहीं है वो विदेशी कहलाता है। लेकिन मध्य युग में क्या था, मध्य युग में यानी कि किसी भी गांव का कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज का या उसकी उस संस्कृति का हिस्सा नहीं होता था, उसको क्या बोला जाता था, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अब हम बात करते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न थी। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जनमत तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। यानी कि उस टाइम में क्या प्रिंटिंग तो था ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो थी नहीं, तो लोग वह क्या करते थे कि नकलवीस का मतलब होता है कि चीज़ों को देखना और हाथ से उनको लिखना। ठीक है, अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाए गए प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत 1356 में और दूसरा उसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। ठीक है, जो जियाउद्दीन बर्नी था, जियाउद्दीन कौन सी शताब्दी का था, तो ये था आपकी 14वीं शताब्दी का था। ठीक है, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप की नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे, ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए।
परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। ठीक है। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बिगाड़ करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से भी खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र और साम्राज्य। देखिए पार्ट 2 में चोर और पार्ट 3 में तुगलक और 4 में मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। सन 700 तक इस क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक ऐसी
समान है। ऐसी परंपराएं में प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग-अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी-कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे इनकी आस्था में परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, इसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। यानी कि भारत में कुरान शरीफ का संदेश कब पहुंचा था? तो वो पहुंचा था आपका 7वीं शताब्दी में। और किसके माध्यम से? व्यापारी और अप्रवासियों के जरिए। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों, न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमाओं को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे तो कुछ पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा राष्ट्रवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास खास के कालखंडों पर विचार। देखिए, 19वीं सदी के मध्य में जो अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि 19वीं सदी के मध्य में जो अंग्रेज ने इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3। तो कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन भारत के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गाँव के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान कर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। ठीक है। इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे, और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें,
और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। ठीक है, तो हमारा ये 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और साथ में शेयर भी करें जिससे मुझे वीडियो को बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।